नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा, अरे यार क्या रिकैप के पीछे पड़े हो। जोंगहुन नाकासाकी नाका की असली पहचान बताने ही वाला है। जल्दी से एपिसोड की ओर चलो। जोंगहुन सुयल को आकासाकी नाका की सच्चाई बताने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है कि तभी फोन की घंटी पूरे मोमेंट की घंटी बजा देती है। सुयल जोंगहुन को वहीं इंतजार करने का बोलकर फोन रिसीव करने के लिए चला जाता है। सामने से भारी सी आवाज में कोई बोलता है, जे हुई। सुयल बोलता है, युनहो। जी हाँ, फोन पर आकासाकी नाका युनहो है। आकासाकी नाका बोलता है, जोंगहुन तुम्हें तुम्हारी याद नहीं दिलाता। सुयल बोलता है, कमीने साले, तूने इन बच्चों के साथ क्या कर दिया है? हाँ। युनहो बोलता है, अब तुम्हें याद आया कि हम जो साझा करते हैं वो कितना खास है। सुयल बोलता है, साइको कहीं के। युनहो बोलता है, जे हुई, तुम जरा भी नहीं बदले। तुम अभी भी वैसे ही डरे हुए लग रहे हो जैसे पहले लगते थे। मतलब आकासाकी नाका यहीं कहीं है। सुयल दौड़ कर बाहर जाता है पर उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वो चिल्लाने लगता है, किधर है तू? सामने आ, सामने आ साले, अपना थोबड़ा दिखा, सामने आ, किधर है तू? पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। फिर उसे ध्यान आता है कि रूट बॉय जोंगहुन तो अंदर ही है। वो दौड़कर अंदर जाता है बट अनफॉर्चुनेटली अब देर हो चुकी है। जोंगहुन यहाँ से भाग चुका है। धत तेरी यार, उस आकासाकी नाका ने फिर से इसके किए कराए पर पानी फेर दिया। इसे ही कहते हैं हाथ में आना पर मुंह ना लगना। वो आकासाकी नाका अपनी बातों के जाल में फंसाकर इसके नाक के नीचे से जोंगहुन को भगा ले गया और ये कुछ भी नहीं कर पाया। क्या स्मार्ट पुलिस बनेगा रे तू। उधर गीसुयोन का वो कमीना बॉयफ्रेंड जेल से छूट चुका है और अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी बाहुबली और भला मानुस इसके पास आते हैं इसकी रक्षा के लिए, क्योंकि एज यू नो कि जोंगहुन के सिर पर इसे मारने का खून सवार है और जिम्मेदार पुलिस सर्वेंट होने की वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें इस कमीने को पुलिस प्रोटेक्शन देनी होगी, क्योंकि ये इनका कर्तव्य जो है। पर ये कमीना इनसे बदतमीजी से बात करने लगता है, ये बोलते हुए कि जिसे तुम्हें पकड़ना चाहिए वो तो खुलेआम घूम रहा है और तुम लोग दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ गए ताकि मेरी रक्षा कर सको। इस पर जेसियन भड़क जाता है पर ग्योंगते उसे शांत करता है और इस कमीने से बहुत ही शांति और नम्रता से बोलता है, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर तब तक आप भी हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए जहाँ उसकी बातों को काटते हुए वो कमीना बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो और हाँ, उस बच्चे को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर पहले वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और जाने लगता है। वो लड़की अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, बेचारी हिल भी नहीं पा रही, सिर्फ तेरी वजह से। अगर मैं भी अभी तुझे मार मार कर तेरा यही हाल कर दूं तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप से अंदर जा और ये प्रार्थना कर कि जोंगहुन हमें जल्द से जल्द मिल जाए। अगर अभी से जोंगहुन के मिलने तक तू बाहर नजर भी आ गया तो मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं तेरी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। फिर क्या था, कमीना चुपचाप अंदर चला जाता है और ग्योंगते का ये रूप देखकर अपना बाहुबली अवाक। यही होता है जब शांत इंसान के अंदर का ज्वालामुखी फूटता है। मतलब देख रहे हो क्या गजब का स्वैग था। एनीवे, दूर खड़ा जोंगहुन ये सब देख रहा होता है। अगले दिन हेडक्वार्टर में अपना चिंदी लौंडा उस इंसान से पूछताछ कर रहा होता है जिसे उस कमीने बॉयफ्रेंड ने रूट बॉय जोंगहुन को ढूंढने का काम दिया था और इसी ने फेक एक्सेंट वाले जमूरे को हायर किया था, जिस वजह से फेक एक्सेंट वाला जमूरा और उसके दोनों साथी पुलिस की लक्ष्मण रेखा तोड़कर जोंगहुन के घर गए थे ताकि उसके बारे में कुछ क्लूज ढूंढकर उसे पकड़ सके। अब आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि सुयल को कैसे पता चला कि इसी बंदे ने रूट बॉय जोंगहुन को ढूंढने के लिए फेक एक्सेंट वाले जमूरे को हायर किया। अरे सिंपल सी बात है, फेक एक्सेंट वाले जमूरे ने ही बताया होगा और क्या। खैर, पहले तो ये बंदा अपना मुंह नहीं खोलता, पर सुयल के इत्तू सा धमकाते ही वो सब कुछ उगल देता है कि वो कमीना ही गीसुयोन को मारता था और एक बार नहीं बहुत बार उस पर हाथ उठाया है। फिर क्या था, अब जब सबूत मिल चुका है कि वो कमीना ही गीसुयोन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था तो सुयल उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट तैयार करवा लेता है और फिर अपने दोनों चिंदी जो अभी भी कमीने के घर के बाहर कार में बैठे खाते हुए उसके प्रोटेक्टर बने हुए हैं, उन्हें कॉल कर उस कमीने को पकड़ने का आदेश दे देता है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई उस कमीने को इस बात की खबर दे देता है और फिर वो अपने दोनों चिंदी से बचते हुए उन्हें चकमा देकर खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। पर तभी
उसके बाद दोनों अपने चिंदी लौंडे को सारी खबर देते हैं, जहां पता चलता है कि रूट बॉय उस कमीने को अपने साथ लेकर उसी हॉस्पिटल की तरफ गया है जिसमें गी सुयोन एडमिट है। ये सुनकर सुयोल जल्द से जल्द उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचने को बोलता है और खुद भी यू टर्न लेकर फटाफट हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी ये दोनों बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमने पूरा हॉस्पिटल छान मारा पर वो दोनों कहीं नजर नहीं आए। सुयोल इन दोनों को हॉस्पिटल के आजू बाजू भेज देता है और खुद भी उन्हें ढूंढने लगता है। तभी हॉस्पिटल के सामने वाले बिल्डिंग में उसे रूट बॉय बाइक से जाता हुआ नजर आता है। सुयोल दौड़कर उसके पीछे भागता है। फिर दिखाया जाता है कि रूट बॉय जोंग हुन उस कमीने को बोरे में डालकर रड से दम भर मार रहा है। मतलब क्या ही बताऊं, कतई जहर वाला मार रहा है। कमीना उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है पर ये उसे कूटे ही जा रहा है। और तभी सुयोल वहाँ आ जाता है। जोंग रड दिखाते हुए सुयोल को धमकाने लगता है कि नजदीक मत आओ। सुयोल उसे समझाने लगता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है, इससे चीजें और खराब होगी। जोंग बोलता है अपनी बकवास बंद कीजिए, आप तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सुयोल बोलता है ये कमीना अरेस्ट होगा, ये अरेस्ट होगा और अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। जोंग बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है। सुयोल बोलता है क्या? जोंग बोलता है गी सुयोन की जिंदगी के लिए अब इसे मरना ही होगा। और दिखाया जाता है कि जोंग हुन ने डार्क वेब पर आकासाकी नाका से बात करी थी, जिसमें उसने कहा था कि पुलिस और वो कमीना दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। इस पर आकासाकी नाका ने इनडायरेक्ट वे में रूट बॉय को धमकाया था कि अगर उसने कमीने को नहीं मारा तो आकासाकी नाका गी सुयोन को मार डालेगा। इसीलिए गी सुयोन को बचाने के लिए अब इसे मजबूरन गी सुयोन के कमीने बॉयफ्रेंड को मारना ही होगा। वो फिर से कमीने को मारने लगता है। सुयोल उसे रोककर जोर का डांट लगाता है। इस पर जोंग हुन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे मत रोकिए, अगर इस बार मैं फेल हो गया तो वो मर जाएगी, वो मुझे देख रहा है प्लीज। ये सुनकर सुयोल इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे सामने हॉस्पिटल के छत पर कोई नजर आता है। उस बंदे ने हुडी पहन रखी है और चेहरे पर मास्क लगा है। तो क्या यही आकासाकी नाका है? सुयोल को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुयोल को ध्यान आता है कि वो तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के छत पर खड़ा था, मतलब कि गी सुयोन की जान खतरे में है। वो दौड़कर जाने लगता है। तभी ग्योंगते और जेसियन भी वहाँ पहुँचते हैं। सुयोल जोंग हुन और कमीने को इन दोनों पर छोड़कर हॉस्पिटल की ओर भागता है। ग्योंगते भी सारी चीजें जेसियन पर छोड़कर सुयोल के पीछे भागता है। जब दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो गी सुयोन अभी भी अंदर बेहोश पड़ी है और सारी चीजें नॉर्मल है। थैंक गॉड दोनों टाइम पर आ गए। तभी सुयोल को वही हुडी मैन नजर आता है जो इधर ही आ रहा होता है, पर सुयोल को देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है। सुयोल भले मानुस को गी सुयोन के पास छोड़कर हुडी मैन के पीछे भागता है। थोड़ी देर भागा दौड़ी करने के बाद अनफॉर्चुनेटली हुडी मैन सुयोल को धर लेता है और उसे मारने लगता है। सुयोल बोलता है क्या ये तुम हो? क्या तुम हो युनहो? वो सुयोल के मुंह पर जोर जोर से मारने लगता है। और सुयोल को याद आने लगता है कि बचपन में इसके बाप को मारने के बाद युनहो भी इसे इसी तरह मारा होता है, क्योंकि वो इसे यानी कि छोटे जेहुई को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। जेहुई इसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे मत मारो। युनहो बोलता है तो अब तुम्हें याद आ गया, तुमने मेरे पापा को मारा था, ये कमीना तुम्हारा ये बाप, तुम इस कमीने से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए तुमने पहले मेरे बाप को मारा ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप को मारूं, है ना? प्रेजेंट में हुडी मैन सुयोल को मारता ही जा रहा है और इसे पास्ट की बातें याद आती जा रही है। युनहो जेहुई को मारे ही जा रहा है, ये याद दिलाने के लिए कि जेहुई ने ही इसके पापा को मारा है, पर जेहुई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरी जान मत लो, प्लीज मत मारो। तभी दिखाया जाता है कि सुयोल के सबकॉन्शियस माइंड वाले सपनों की दुनिया में जिस रूम के अंदर ये सब हो रहा है उस ओर कोई आ रहा है। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। अंदर जेहुई गिड़गिड़ा रहा है और युनहो उसे फोर्सफुली याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और प्रेजेंट में सुयोल अभी भी मार खा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड वाले सपनों की दुनिया में वो उस रूम की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और युनहो फोर्सफुली जेहुई को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। जेहुई अपनी आंखें खोलो, जेहुई मेरी तरफ देखो, मुझे पता है तुम्हें सब याद है, तुमने ये मेरे लिए मेरे पापा को मारा और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को। मेरी तरफ देखो जेहुई, सब कुछ ऐसा ही तो होना था, याद करने की कोशिश करो। प्रेजेंट में ये सब याद करते करते सुयोल का पारा चढ़ने लगा है। सबकॉन्शियस माइंड में युनहो फोर्स कर रहा है कि याद करो, मुझे पता है तुम्हें याद है, तुम्हें याद है, याद करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के युनहो को एक हाथ से उठाते हुए बोलता है जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो कैसे याद करेगा कमीने? अगर कोई तुझे जबरदस्ती उस चीज को याद दिलाने की कोशिश करे जो तूने कभी की ही नहीं है तो क्या तू याद कर पाएगा? अगर मैं तुझे जबरदस्ती ये याद दिलाने की कोशिश करूँ कि तूने हगा है जबकि तूने सच में ना हगा हो तो क्या तू याद कर पाएगा साइको कहीं के?
ना ना ना, ये डायलॉग मैंने नहीं बनाया है, हमारे सिरफिरे ने सच में ऐसा कहा है। आपको तो पता ही है कि हमारा सिरफिरा कितना सिरफिरा है। खैर, फिर सिरफिरा उसे मारने लगता है और जेहुई के सिर में जोर से दर्द होने लगता है। हाथापाई के दौरान यूनहो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिसमें उसके हाथ में लगा खून के गाल पर लग जाता है, पर जेहुई रूपी सिरफिरे के सामने यूनहो नहीं टिक पाता। जब जेहुई रूपी सिरफिरा यूनहो को दम भर मार लेता है तो वो चाकू जिससे यूनहो ने जेहुई के बाप का खून किया था उसे अपने हाथ में लेकर बोलता है, एक बच्चे पर अपना हुक्म चलाकर उस पर अपनी बात थोपकर तो खुद को ताकतवर समझता है, लोगों की जान लेकर तो खुद को ताकतवर समझता है, तू एक राक्षस है कमीने। ये सब याद आने के बाद अब सुयोल बहुत खुश। वो बोलता है कि वो तुम नहीं थे, तुमने किसी की भी जान नहीं ली, बल्कि तुमने तो मेरी रक्षा की है। जी हाँ, यही है के अपने रूप के पहले याद की गुत्थी का सच। उसने किसी को मारा नहीं, बल्कि यूनहो से जेहुई की रक्षा की है। उसके गाल में लगा खून और हाथ में चाकू सिर्फ इस वजह से था क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, और इसके मन में किसी की जान लेने की वो प्रबल इच्छा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यूनहो के कर्मों की वजह से गुस्से के मारे इसका खून खौल उठा था। अब तो सुयोल बहुत ही ज्यादा खुश, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तभी वो आकासाकी नाका एक स्केल्पल उठाकर सुयोल पर हमला करने आता है और ठीक है, फिर चलो आज मैं फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं सुयोल का हीरो हूँ और किसी का भी नहीं। मैं सुयोल का एक्शन स्टार हूँ। मैं सुयोल का किंग। फिर क्या, सुयोल रूपी के आकासाकी नाका को दम भर मारता है। पर ये क्या, ये हुडी मैन तो यूनहो के मुकाबले कुछ ज्यादा ही उम्र का लग रहा है। मतलब ये आकासाकी नाका नहीं है। हुडी मैन हंसने लगता है। तभी सुयोल का फोन वाइब्रेट करने लगता है। हुडी मैन बोलता है, उठाओ उठाओ, यूनहो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुयोल फोन रिसीव करता है तो फिर से वही भारी सी आवाज में सामने वाला बोलता है, मुझे पता था कोई और भी है। क्या? उसे के बारे में कैसे पता चला? जेहुई, तुम अकेले नहीं हो, है ना? मतलब वो फिर से कहीं आसपास से ये सब देख रहा है क्या? सुयोल उठकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे हॉस्पिटल के बाहर एंट्रेंस पर वो नजर आता है। वो बोलता है, तुम जरा भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम जल्द ही मिलेंगे। और इतना कहकर वो जाने लगता है। अब सुयोल का पारा पूरा है, हाइपर अल्बेली के हाइपर लेवल के हाईली हाई जोन से भी ज्यादा है। पर फिर भी यहीं पर खड़े रहकर उसे जाते हुए देखता रहेगा, ये नहीं कि दौड़कर उसे पकड़े। क्या पुलिस बनेगा रे तू? अगले दिन रूड बॉय जोंगहुन की पूछताछ शुरू, जो अपना भला मानुस कर रहा है। पर जोंगहुन कुछ बता ही नहीं रहा, चुपचाप सिर्फ बैठा है और मॉनिटर रूम से सुयोल ये सब देख रहा है। तभी जेसियन वहाँ आता है, जो बताता है कि जोंगहुन को बाल सुधार केंद्र भेजने का ऑर्डर आ गया है। उसके बाद सुयोल जोंगहुन को अपनी धन्नों की सवारी करवाते हुए बाल सुधार केंद्र ले जाने लगता है। वो देखता है कि जोंगहुन चुपचाप अपने ही धुन में खोया मायूस बैठा है। ये देखकर सुयोल जोंगहुन को बाल सुधार केंद्र ले जाने से पहले खाना खिलाने के लिए अपने घर ले आता है। उसे देखकर घोंचू डोंगियोल कहता है, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा था मैंने इसे? अरे हाँ, याद आया, जब सुयोल पहली बार हमारे पास आया था तो इसी बच्चे जैसा तो वाइफ दे रहा था, और इसी की तरह सुयोल का भी हैंडसम सा चेहरा जख्म से भरा था। ये सुयोल के बचपन की याद दिलाता है ना माँ? माँ उसके मुंह में खाना ठूस देती है और बोलती है, चुपचाप से खाना खाओ। फिर जोंगहुन से पूछती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ओहो, तुमने तो मलहम भी नहीं लगाया, रुको मैं लेकर आती हूँ, और जाने लगती है। तभी डोंगियोल बोलता है, माँ तुम बैठकर खाओ, मैं लेकर आता हूँ, वैसे भी तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ बोलती है, कैसे नहीं मिलेगा? और इसी बात पर दोनों में नोक झोंक होने लगती है और शर्त भी लग जाती है। दोनों बकर बकर करते हुए मलहम ढूंढने चले जाते हैं और जोंगहुन उन्हें ही देख रहा होता है। तभी सुयोल बोलता है, पहले मेरा नाम इंजे हुई था, जब तक मैं 13 साल का था। मेरे पापा जिनके साथ मैं रहता था वो मुझे हर रोज मारते थे। उनकी मौत के बाद मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था। तब मुझे इन्हीं का पकड़ लोगों ने पनाह दी थी और तब मुझे फाइनली एक परिवार मिल गया। और अब आलम ऐसा है कि मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। देखो, ऐसा है कि मुझे बड़े बूढ़े लोगों की तरह एडवाइस देना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं इस बारे में बहुत कम ही बात करता हूँ।
पर इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, जितना तुमने सोचा होगा उससे भी ज्यादा। ये सुनकर जोंगहुन अपना सिर झुका लेता है। सुयुल उसका पीठ थपथपाते हुए बोलता है, चलो चलो अब खाना शुरू करो, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर दोनों मिलकर खाने लगते हैं। उधर अपनी स्वैगर वुमनिया को फाइनली एक पार्टी मिल गई है जो इसके मन चाहे दाम पर इसके आंख वाले बिजनेस को खरीदने के लिए तैयार है। प्लस इनका ये देश छोड़कर जाने का इंतजाम भी हो गया है। पर अभी भी अपनी स्वैगर वुमनिया को उसी इंसान को खोजने की चुल मची है जिसने इनकी आंख योंगजू को दी थी, यानी कि आकासाकी नाका। उधर अपनी हाइपर अलबेली फिर से उसी छपड़ी के पास पहुंचती है जिसने नेकलेस में हिडन कैमरा फिट किया था। वो बताता है कि दो लोग पानी के रास्ते से होते हुए रशिया जाने के फिराक में, यानी कि अपनी स्वैगर वुमनिया और खास आदमी शिप से रशिया जाने वाले हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब अपनी हाइपर अलबेली हैरान, क्योंकि इसे या पूरे पुलिस को स्वैगर वुमनिया के होने का तो कुछ पता ही नहीं है। इन सब के अकॉर्डिंग तो खास आदमी ही आंख का मालिक है। तब ये छपड़ी हाइपर अलबेली को स्वैगर वुमनिया की फोटो दिखाते हुए सारी डिटेल देता है और तब जाकर इसे पता चलता है कि आंख वाले धंधे का असली मालिक खास आदमी नहीं बल्कि स्वैगर वुमनिया है। हुईग्यूम फोटो को जूम करके देखती है तो उसे आई कैंडी नामक किसी टॉफी का लोगो दिखता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आई कैंडी उन चीजों में से एक है जिसके आड़ में स्वैगर वुमनिया अपने आंख का बिजनेस चला रही थी। एनीवे, किसी अनजान सी जगह पर एक आदमी गाना सुनते हुए दीवार पर एयर पेंटिंग कर रहा होता है और देखकर लग रहा है कि इसे कीड़े मकोड़े खासकर मक्खियाँ बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर खास आदमी आ जाता है और पता चलता है कि ये तो वही हुडी मैन है। उधर अपनी हाइपर अलबेली आई कैंडी वाले लोगों की मदद से उसी आई कैंडी के फैक्ट्री में पहुंचती है और सौभाग्य से उसे वहां स्वैगर वुमनिया मिल भी जाती है जो फैक्ट्री के अंदर जा रही थी। हुईग्यूम छुप कर उसका पीछा करने लगती है। अंदर आकर स्वैगर वुमनिया सभी चीजों का मुआयना कर रही होती है। तभी खास आदमी का फोन आता है और पता चलता है कि योंगजू को देने वाली आंख हुडी मैन ने ही खरीदी थी आकासाकी नाका के आदेश पर। आकासाकी नाका ने योंगजू को गैस लाइट करने के लिए आंख यानी कि पीपल नामक ग्लूकोन-डी पाउडर ही इसीलिए चुनी ताकि उसे चारा बनाकर वो सुयुल तक पहुंच सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जब योंगजू का केस शुरू हुआ था तो उन दिनों सुयुल ने उस धूर्तिये को अरेस्ट किया था जो उसी आंख का घोटाला कर रहा था। तो जाहिर है कि सुयुल का अटेंशन इस बात पर तो जाना ही था कि योंगजू ने आंख का सेवन करके अपने बाप को मार डाला। वो ये आकासाकी नाका तो काफी ज्यादा शातिर है यार, सारी चीजें शुरुआत से ही वेल प्लान कर रखी है। खैर, खास आदमी हुडी मैन से पूछने लगता है कि जिसने तुम्हें हमारी आंख खरीदने को कहा था वो कौन है, पर हुडी मैन नहीं बताता। फिर क्या था, खास आदमी ने पहले से ही इसे मार मार कर अधमरा कर ही दिया है। अब इसका और भी ज्यादा गंजन पुराने के लिए इसकी उंगली काटने लगता है। स्वैगर वुमनिया जो अभी भी इसके साथ कॉल पर ही है वो बोलती है निकलने का टाइम होने वाला है, तुम टाइम पर आ जाओगे ना। ये सुनकर खास आदमी हुडी मैन से बोलता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर तुमने नहीं बताया तो इस बार तुम्हारी उंगली नहीं बल्कि गर्दन काट दूंगा। वो फिर भी नहीं बताता। खास आदमी उसे मारने के लिए उठता है, तभी पीछे से आकर उस पर कोई हमला कर देता है और स्वैगर वुमनिया अभी भी कॉल पर ही होती है। खास आदमी पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आकासाकी नाका है। पर हमले की वजह से खास आदमी को मदहोशी छाने लगती है, जिस वजह से वो आकासाकी नाका का चेहरा ठीक से नहीं देख पाता। दोनों मिलकर खास आदमी को मार देते हैं और स्वैगर वुमनिया फोन पर हलो हलो ही करती रह जाती है। फिर ये आकासाकी नाका हुडी मैन को भी मार देता है। इधर स्वैगर वुमनिया खास आदमी के पास जाने लगती है, तभी हुईग्यूम अंदर आ जाती है ये पूछते हुए कि खास आदमी कहाँ है। स्वैगर वुमनिया उसे एक लात मारती है और पूछती है तुम लोग किसके पीछे पड़े हो, जवाब दो, तुम लोग किसे पकड़ने में लगे हो। और दोनों की कैट फाइट शुरू। पर अपने स्वैगर वुमनिया माफिया गैंग की लीडर है, इसलिए फाइटिंग टेक्निक में इसका पलड़ा भारी है। तो हुईग्यूम क्या इसे हथकड़ी लगाएगी, उल्टा स्वैगर वुमनिया इसे हथकड़ी लगाकर वहीं अटका कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद शाम को पूरी खबर मिलने के बाद जब सुयुल घटना वाली जगह पर पहुंचता है तो खास आदमी और हुडी मैन की लाश वहीं पड़ी होती है और हुईग्यूम वहीं बैठी होती है। सुयुल बोलता है हुईग्यूम तुम ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी? नहीं। सुयुल बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है जिसने इन दोनों को मार दिया? ये सुनकर हुईग्यूम को स्वैगर वुमनिया की बात याद आती है। तुम लोग किसके पीछे पड़े हो, जवाब दो, तुम लोग किसे पकड़ने में लगे हो? हुईग्यूम बोलती है वही कमीना जिसके पीछे हम पड़े हैं। सुयुल बोलता है तुम्हारा मतलब वो आकासाकी नाका, वो युन्हो? हुईग्यूम हाँ में सिर हिलाती है। अब सुयुल परेशान। अगले दिन जब सुयुल अपने काम पर जा रहा होता है तब माँ उसे टिफिन पैक करके देती है, ये बोलते हुए कि ये खाना जोंगहुन के लिए है। मैंने कुछ साइड डिशेस पैक किए हैं जो उस दिन उसे पसंद आया था, वहाँ वो ये सब खा तो सकता है ना? सुयुल हाँ में सिर हिलाता है। माँ प्यार से उसके बाल पर हाथ फेरते हुए बोलती है ठीक है बेटे जाओ, अच्छे से जाना। उसके बाद बाल सुधार केंद्र में वो जोंगहुन से मिलने जाता है।
जोंगहुन अभी भी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठा होता है। उसे देखकर सुयल बोलता है, आज मैं यहाँ तुमसे सवाल जवाब करने नहीं आया। फिर टिफिन खोलते हुए बोलता है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ साइड डिशेस पैक की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मत करो। वैसे अगर तुम उस बारे में बात करते तो अच्छा होता, पर कोई ना, मैं इंतजार करूंगा। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ तभी मुझे बताना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। You know what? माँ ने सच में सिर्फ साइड डिशेस ही पैक करी है, मेन कोर्स जैसे कि चावल रोटी ये सब तो है ही नहीं। फिर लौटते वक्त धन्नो पर बैठा अपना चिंदी लौंडा और सिर फिरा बहुत निराश होते हैं, कॉज अब समझ ही नहीं आ रहा कि उस आकासाकी नाका को कैसे पकड़ा जाए। प्लस अब वो के बारे में भी जानता है। सुयल बोलता है, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। के बोलता है, लेकिन वो मेरे बारे में जानता है, वो इस चीज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालो? इस पर सुयल कुछ नहीं बोलता। सुयल सीधे शिंजुये के पास पहुंचता है और बोलता है, मुझे पता चल गया है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे मुझे इस तरह से देखने में बहुत मजा आ रहा है। शिंजुये बोलता है, शुरुआत से ही मुझे लग रहा था कि ये किसी तरह का गेम है, जैसे कि वो आपको इस डरावने खेल में आमंत्रण दे रहा हो। सुयल बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलता है, उसे हराने के लिए उसके साथ ये गेम खेलने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है ना। शिंजुये बोलता है, आपको कुछ होगा तो नहीं ना? सुयल बोलता है, आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करोगे। शिंजुये बोलता है, अगर मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। फिर सुयल उसे बता देता है कि इसका एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, पर ये सुनकर शिंजुये हैरान नहीं होता। सुयल बोलता है, तो आपको पहले से ही पता था? शिंजुये बोलता है, हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा शक था। सुयल बोलता है, मुझे अपना इलाज करवाकर खुद को ठीक करना है, आप मेरी मदद कर सकते हो? शिंजुये बोलता है, जरूर। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और दिखाया जाता है कि जब सुयल जोंगहुन से मिलने गया था तो उसने इस बार सुयल को सब कुछ बता दिया। शिंजुये पर हमले वाले दिन जब जोंगहुन ड्रीम यूथ शेल्टर गया था तो उसने देखा था कि योंगजू रो रही थी। सुयल पूछता है, वो क्यों रो रही थी? जोंगहुन बोलता है, क्योंकि वो आदमी उसके सामने खड़ा था, वो खुद को रोकना भी चाह रही थी पर नहीं रोक पा रही थी। सुयल बोलता है, वो आदमी? तुम्हारा मतलब शिंजुये? जेहुई, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। जेहुई, तुम अपनी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो। आप अपनी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं, खुद पर भरोसा कीजिए। जी हाँ, यही है वो आकासाकी नाका जो मासूम लोगों को मैनिपुलेट करता है। यही है वो गैस लाइटर जिसने अभी तक ना जाने कितने मासूम लोगों को गैस लाइट करके उनसे जबरदस्ती ये खूनी खेल खिलवाया है। यही है वो युनहो जो सुयल के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अब सुयल इसकी असलियत जान चुका है। वो अपने मन में बोलता है, तुम भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो युनहो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।